नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर में दान की चोरी करने वाले लुटेरों पर प्रहार तेज हो गया है। चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चंपत राय पर शिकंजा कसता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब होने वाले हैं। जेल में बंद 8 आरोपी भी बोलेंगे। राम मंदिर में लूट का राज खोलेंगे। इस बीच राम मंदिर जांच से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जांच एजेंसी चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की फाइनेंशियल डिटेल्स की पड़ताल कर रही है। ट्रस्ट के कई दूसरे सदस्यों की भी फाइनेंशियल डिटेल्स जुटाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी के बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों की जांच की जा रही है। अभी तक की पड़ताल में सामने आया है कि ट्रस्ट को जून के पहले हफ्ते में ही पता चल गया था कि दान की चोरी हो रही है। ट्रस्ट के लोगों ने कार्रवाई करते हुए काफी मात्रा में कैश बरामद कर लिया था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। पुलिस की पूछताछ में चंपत राय ने भी माना है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने एक्शन लेने में देरी की है। जांच भी ये सामने आया है, जांच में भी कि चंपत राय की तरफ से भारी लापरवाही हुई है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि चंपत राय पर कार्रवाई कब होगी। चंपत राय जिन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है अपने पद से, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ये अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर चंपत राय की भूमिका संदिग्ध है। चंपत राय की नाक के नीचे उनके करीबी, उनके सहयोगी चढ़ावे की चोरी कर रहे थे और जैसा जानकारी मिल रही है कि मई में ही पता चल गया था कि चढ़ावे की चोरी हो रही है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभय पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बारे में जानकारी दीजिए। इन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल इन सभी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या के अंदर चंपत राय का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ जिसकी कुछ बातें सामने आई और चंपत राय ने अपने स्टेटमेंट के अंदर अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश की कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली और मैंने रिकवरी करवानी शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पुलिस को इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? गोपाल राव और साथ ही अनिल मिश्रा से बहुत जल्द इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इन सबकी फाइनेंशियल ट्रेल जो है वो चेक कर रही है इस वक्त अयोध्या पुलिस। सबसे बड़ी बात यह कि बैंक अधिकारी, 2 ऐसे बैंक अधिकारी हैं जिनका काम था इस पूरे ट्रस्ट के अंदर ये जो आउटसोर्स कैशियर हैं इन पर नजर रखना। तो इनकी मिली भगत के बिना ये चंदा चोरी रैकेट जो है संभव नहीं था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बैंक के कुछ कर्मचारी पूरी तरीके से जानते थे कैसे चोरी हो रही है। उसके बावजूद उन्होंने भी, अगर ट्रस्ट ने कोई शिकायत नहीं दी तो कम से कम बैंक के अधिकारियों को, पुलिस को यह शिकायत देनी चाहिए थी कि उनकी जानकारी में है कि यह सब कुछ चोरी हो रही है। तो चंपत राय के बाद अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव का किसी भी वक्त स्टेटमेंट हो सकता है। स्टेटमेंट से पहले इनके बारे में जितनी जानकारी पुलिस जुटाना चाहती है वो जुटा रही है। इनकी प्रॉपर्टीज और इनके बैंक अकाउंट्स कहां कहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा प्राची, जो हमारी सूत्रों से बात हुई है, कोर्ट से परमिशन मिल गई है। जो एक बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि आखिरकार पुलिस ने कस्टडी क्यों नहीं ली। हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि फाइनेंशियल क्राइम के मामले में 24 या 48 घंटे की पुलिस कस्टडी की नीड ही मिलती है। इतनी ही एक तरीका है और उसकी अभी कोई जरूरत नहीं थी पुलिस को। पुलिस ने कोर्ट के अंदर एक परमिशन दाखिल की और ये कहा कि 8 आरोपियों में से कुछ आरोपियों से जानकारी दे रहे हैं उसी से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। जेल में बंद चिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, लवकुश समेत सभी 8 आरोपियों से पूछताछ होगी। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में अर्जी दायर की थी और अब कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों से जेल के अंदर पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। तो चिन्नू यादव, अविनाश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, इन पर पूछताछ की जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी और मनी ट्रेल जो है उसका पता लगाने की कोशिश की जाएगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन 8 आरोपियों को भेजा गया है और अब बाकायदा पुलिस को परमिशन मिल गई है इनसे पूछताछ करने की। इधर चंपत राय से भी पुलिस ने 3 घंटे पूछताछ करने के बाद बयान दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि पुलिस से चंपत राय ने कहा है उनकी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं है। इसकी जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हो गए, संदिग्धों को पकड़ा गया, FIR भी कराई गई। चंपत राय ने माना है कि राम मंदिर में कोई हेराफेरी ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। चिन्नू यादव से जुड़े सवाल पूछने पर चंपत ने कहा कि वो बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने चंपत राय से पूछा कि उन्होंने रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर क्यों रखा। इस पर चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंदों को काम दिया। इसमें सिर्फ वो ही नहीं, ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका थी। चंपत राय ने अनिल और गोपाल राव का भी जिक्र किया, कहा कि उनकी लोगों को रखने में उनकी रिकमेंडेशन भी होती थी।
हालांकि पूछताछ में चंपत ने कई अहम सवालों के जवाब नहीं दिए, ऐसे में उनसे फिर से पूछताछ की जाएगी। इस बीच राम मंदिर की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि मंदिर में चोरी बैंक वालों ने पकड़ी थी। बैंक वालों ने आपको बता दें कि लाखों रुपए की गड्डी बरामद की थी। बैंक वालों ने इस बारे में चंपत राय को बताया भी था। चंपत राय ने पुलिस को बताया है कि उन्हें मई के महीने में इस बारे में पता चल गया था। ट्रस्ट के कहने पर भी एसआईटी बनाई गई है। हालांकि जांच में ये सामने आया है कि चंपत राय ने सब कुछ टिन्नू यादव को सौंप रखा था। वो मंदिर में पुलिस को ज्यादा काम नहीं करने देते थे। अनिल मिश्रा ने भी एसआईटी को जांच में अभी तक ज्यादा सहयोग नहीं किया है, जबकि जांच में अनिल मिश्रा का ज्यादा रोल निकलकर सामने आ रहा है। तो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो, कैसे इनकी नाक के नीचे ये चढ़ावा चोरी हो रही थी और चढ़ावा चोरी की जानकारी अगर इन लोगों को दे दी गई थी, उसके बावजूद पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई गई और इस पूरे मामले की छानबीन क्यों नहीं करवाई गई। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अब चंपत राय की अयोध्या से रुखसती तय मानी जा रही है। 6 जुलाई को अयोध्या के कार सेवकपुरम में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी। इस बैठक में पूरे सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला भी ट्रस्ट की इसी बैठक में होगा। पहले बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन फिर इसकी तारीख पहले कर दी गई। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह नए पदाधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। खबर यह भी है कि पूरे राम मंदिर के अंदर चढ़ावे से लेकर दूसरे सारे तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलने पर भी फैसला लिया जा सकता है। चंपत राय पर चढ़ावा चोरी छिपाने का आरोप है। 5 जून को चंपत राय ने चोरी को पकड़ा था। 5 जून को अविनाश शुक्ला से पैसे बरामद भी किए थे। बरामदगी के बावजूद चंपत ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जिसकी वजह से उनकी भूमिका संदिग्ध हो गई। 7 जून को चंपत राय ने कैमरे पर आकर यह कहा कि कुछ नहीं हुआ, जबकि चंपत राय खुद चोरी पकड़ चुके थे। लेकिन चंपत राय ने कैमरे के सामने आकर कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, जब अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे थे। कोई लिखित में शिकायत नहीं दी गई। इन आरोपियों पर कोई कार्रवाई चंपत राय की तरफ से नहीं की गई। चढ़ावा चोरों को गिनती से नहीं हटाया गया। आरोप यह है कि बैंक की शिकायत को भी चंपत राय ने अनदेखा कर दिया। अब सवाल यही है कि ऐसा क्या था कि चंपत राय बार बार गोपाल राव और अनिल मिश्रा ये सब मिलकर टिन्नू यादव के बारे में शिकायत मिल रही थी या जो चढ़ावा गिनने वाले लोग हैं उनके बारे में शिकायत मिल रही थी, तो आंखें बंद चंपत राय ने क्यों की थी। राम मंदिर में दान चोरी की शुरुआत महाकुंभ से ठीक बाद शुरू हो गई थी। इस दौरान भक्तों की तरफ से बहुत ज्यादा चढ़ावा आने लगा था। टिन्नू यादव से लेकर लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, मनीष कुमार यादव, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, इन सब पर राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बेहद गंभीर आरोप हैं। इन सब की आमदनी में अचानक से इजाफा होने लगा था। इन्होंने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद डाली, जबकि इसमें कोई डिलीवरी बॉय था तो कोई ड्राइवर था। पुलिस की गिरफ्त में आए जिस लवकुश मिश्रा के घर से 12 लाख रुपए बरामद हुए, उसकी 1000 वर्ग फीट जमीन और उस पर बन रहे 3 मंजिला आलीशान मकान के बारे में भी पता चला है। अब जांच की जा रही है कि क्या यह प्रॉपर्टी भी चुराई गई रकम से ही खरीदी गई है। शक इसलिए बढ़ा क्योंकि जिन लोगों की सैलरी 18 से 20 हजार रुपए है, वो अगर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, तो सवाल है कि आखिरकार ये पैसा उनके पास कहां से और किस जरिए से आ रहा था। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, जो बातें अभी तक सामने आ रही हैं चंपत राय के बारे में, अनिल मिश्रा के बारे में या गोपाल राव के बारे में, ये तो साफ है ना कि सब कुछ उनके सामने था, उसके बावजूद आंखें बंद कर ली थी चंपत राय ने। वो खुद कबूल कर रहे हैं कि मई के महीने में उनको पता था कि चढ़ावा चोरी हो रही है, तो फिर शिकायत क्यों नहीं की, इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस पे यही सवाल कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जब चंपत राय से पूछताछ हुई, वो एसआईटी ने भी की और जो अयोध्या पुलिस है जो मामले की जांच कर रही है उसने भी की, तो चंपत राय ने यही बताया कि कुछ बैंक के अफसर आए थे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि बाथरूम में नोटों की गड्डियाँ हैं और तब उन्होंने इसकी जानकारी चंपत राय को दी। चंपत राय ने कहा कि हम एक्टिव हुए और हमने खुद ही सबको पकड़ लिया, पैसा बरामद कर लिया। अब ये 8 लोग जो पकड़े गए हैं, ये तो साफ है कि सिर्फ ये 8 लोग तो राम मंदिर जैसी जगह पे जहाँ इतनी ज़्यादा सुरक्षा है, सिर्फ ये अपनी मर्जी से तो जो चढ़ावे में चोरी है वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि पता चल जाता है कि चढ़ावे में चोरी हो रही है। 1 दिन कर लेते, 2 दिन कर लेते, लेकिन लगातार इतने दिनों से चोरी हो रही थी, तो आखिर क्यों ये लोग आंखें मूंद के बैठे थे? चंपत राय क्यों नहीं निगरानी कर रहे थे जो काम उनका था, या डॉक्टर अनिल मिश्रा क्या कर रहे थे, गोपाल राव क्या कर रहे थे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं। उनका जवाब कई सवालों का चंपत राय
नहीं दे पा रहे हैं। अब अनिल मिश्रा से अयोध्या पुलिस पूछताछ करेगी। एसआईटी में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुंह नहीं खोला। एसआईटी के लोगों का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन ये बात तो है कि बिना उनके देख रेख के जो मंदिर पूरा देख रेख में था, उतनी बड़ी चोरी कैसे हो रही थी और वो क्यों आंख मूंद के बैठे थे। और एसआईटी जब पहुंच भी गई तब भी वहां की चाबियां टिन्नू यादव के पास क्यों थी? साफ साफ दिख रहा है कि इन लोगों की भूमिका संदिग्ध है। साफ साफ दिख रहा है कि जो जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी, उस जिम्मेदारी को ये पूरा नहीं कर पाए। अब किस बात का इंतजार है इन पर कार्रवाई करने का, ये जरूर एक सवाल खड़े करता है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ राम मंदिर में चोरी की जांच फुल स्पीड से चल रही है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी दुगनी रफ्तार से हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी सरकार पर अटैक कर रही है, तो आज योगी ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस को खरी खरी सुना दी है। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच योगी ने कहा है कि जो लोग राम के नाम पर लाठी और गोली चलाते थे, वो आज राम की दुहाई दे रहे हैं, आस्था की वकालत कर रहे हैं। जो कांग्रेस राम कृष्ण के अस्तित्व को नकारती थी, वो आज राम मंदिर पर शोर मचा रही है। योगी ने कहा कि हिंदुओं की आस्था की ताकत ने इन लोगों को झुका दिया है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नैमिषारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है। इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे।
विपक्ष राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सवाल खड़े करता है तो योगी आदित्यनाथ विपक्ष को उनका इतिहास याद दिला देते हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि यूपी में 9 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा बड़ा है। विपक्ष अपने हाथ से इसे जाने नहीं देना चाहता। विपक्ष योगी और बीजेपी पर पूरी तरीके से हमलावर है। अभी तक समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही थी, अब कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। कांग्रेस का डेलीगेशन राम मंदिर जाने की कोशिश में है, जिसमें कांग्रेस सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, कांग्रेस के पूर्व एमएलसी शामिल हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज रामलला के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। अजय राय का आरोप है कि बीजेपी सरकार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सच बाहर नहीं आने देना चाहती है। हालांकि अजय राय को नजरबंद किया गया है। लखनऊ नहीं उधर नहीं जा सकते हो तो हम तो फिर फेंक दीजिए। हम नहीं जाएंगे तो लखनऊ थोड़ी जाएंगे, लखनऊ थोड़ी यहाँ आए। आप गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए हमको, ठीक है बात है। हम लखनऊ थोड़ी जाएंगे। लखनऊ नहीं जाएंगे, उधर नहीं जा सकते तो हम तो फिर फेंक दीजिए। आज हम सब लोग प्रभु भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, पर आज भाजपा की सरकार ने हम लोगों को अरेस्ट करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है और हमारे सभी साथियों को बंद किया हुआ है। हम सब लोग भगवान के दरबार में जाकर उनसे प्रार्थना करते कि भगवान जो आज ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और ये जो जमीन के घोटाले आपके इस पवित्र नगरी में हो रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दें कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो आपके नाम पर पूरे देश में आए, इनको सद्बुद्धि मिले और ये सही काम करें। और उस वहां जाने से भी भाजपा सरकार घबरा गई। जानती है जो चढ़ावा चोरी करने वाले लोग, उनकी पोल खुलेगी, इस नाते हम लोगों को रोका गया है। देखिए, इस मसले पर सिर्फ सियासत हो रही हो ऐसा नहीं है, संत समाज में भी गुस्सा है इस मसले को लेकर। चढ़ावा चोरी पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि राम मंदिर से चोरी करने वालों को महादंड मिलेगा। तो चढ़ावा चोरी को लेकर बाबा बागेश्वर का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सनातन की क्षति है और जिन लोगों ने भी चंदा चोरी की है, चढ़ावा चोरी किया है, उन्हें महादंड दिया जाएगा। सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। यही धर्म विरोधी ताकतें, यही विचित्र स्थितियां बना रही हैं कि सभी मंदिर और संतों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की। जयपुर में पैरा मेडिकल की डिप्लोमा परीक्षा में गड़बड़ी और नकल का मामला सामने आया, जिसका भंडाफोड़ किया है। एक परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों को सामूहिक नकल करवाने की तैयारी थी। हालांकि पुलिस को समय रहते सूचना मिली और पूरे मामले का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने कॉलेज संचालक, उसके भतीजे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पैरा मेडिकल की परीक्षा थी जिसमें नकल करवाई जा रही थी और ये नकल पूरा का पूरा कॉलेज मिलकर कर रहा था या उसका संचालक की मिलीभगत से हो रहा था, ये कहा जाए तो गलत नहीं है। अब इस परीक्षा को रद्द किया गया तो जाहिर बात है कि जो छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे उनका गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, हंगामा करना शुरू कर दिया। मनीष भट्टाचार्य जयपुर से जुड़ गए, ज्यादा डिटेल्स हमें देंगे। मनीष, बताइए क्या है ये पूरा मामला? अगर संचालक को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके भतीजे को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या पूरा का पूरा कॉलेज ही संलिप्त था इसमें?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नाम भी मैं बता देता हूँ। कृष्ण कुमार सैनी जो कि एचओडी है, दूसरा शंकरलाल जाट, रामकृष्ण मंडीवाल जो कि कॉलेज संचालक है, और देवकृष्ण मंडीवाल। इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों लोगों ने पूरी तैयारी की थी। जो 45 छात्र वहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं, इनको बाकायदा पर्ची के साथ और फ्रेम के साथ एक बना के ये पूरा नकल कराया जाएगा प्रोजेक्टर लगाकर। उसके बाद जैसे ही छात्रों को पता लगा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने छापेमारी जैसे की तो जो बच्चे नकल दे रहे थे, कर रहे थे, उसके बाद कॉलेज के पीछे से फरार हो गए। दूसरी बात, ये जो जानकारी जुटाई गई है, पुलिस ने जब इनको पकड़ा उसके बाद पूछताछ की तो पता लगा कि ग्रामीण जो छात्र होते हैं, खासतौर पे जो कई बार जिन्होंने परीक्षा दी है, जो असफल हो जाते हैं, उनको ये टारगेट करते थे। पैसे तय हो जाता था, लगभग 6 लाख रुपए इसके तय हुए थे और इनसे पहले नकद लिया जाता था। नकद लेने के बाद इनसे बाकायदा हस्तांतरित एक चेक लिया जाता था, पैसा कोई नहीं छूटे, इसकी पूरी तैयारी की जाती थी। उसके बाद ये पूरा स्टाफ था वो नकल कराने के लिए तैयार रहता था। ये वीक्षक, पर्यवेक्षक के अलावा वीक्षक तैयार किए जा रहे थे। मेडिकल जो परीक्षा है डिप्लोमा की, उसके अंतर्गत पुलिस ने ये बताया है कि तमाम अन्य छात्रों से भी इन्होंने बातचीत की है जो परीक्षा केंद्र पर वो लोग पहुंच ही नहीं पाए। और भी तमाम ऐसे जो गांव के इलाके हैं, वहां पर इस तरीके के जो सेंटर से वहां पर जांच की गई है जिनके संपर्क में ये लोग थे या नहीं, हालांकि पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक 45 लोगों के साथ साथ यहाँ पर एक पूरी इनकी टीम थी, जिसमें 4 लोगों के अलावा वहाँ पर जो कन्वीनर वहाँ पर मौजूद थे, इन्विजिलेटर जो वहाँ पर मौजूद थे, क्लासरूम में जो टीचर्स मौजूद थे, ये सारे लोग थे वहाँ पर। और एक एक बच्चों को चयनित किया गया था कि इन लोगों से पैसा ले लिया गया है, लिहाजा इन सबको एक ही जगह रूम पे रखा जाए और उसके बाद इनको प्रोजेक्टर पे सारा का सारा सॉल्विंग पेपर दिखाया जा रहा था। सही समय पे पुलिस को पता लगा, लेकिन छात्रों में ये बात पता लग गई और उसके बाद कॉलेज में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के दौरान छात्रों ने नाराजगी जताई कि तमाम सरकार दावे करती है, तमाम कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक होता। अंततोगत्वा ये भी पेपर लीक हो रहा था। ये तो कहिए कि पुलिस को पता लग गया, लेकिन ये परीक्षा पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। दोबारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिल्कुल। देखिए मनीष, जो शिकायत छात्रों की है वो शिकायत बड़ी वाजिब है। हर एक पेपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आए दिन खबर आती है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक की वजह से छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। इसलिए छात्रों का गुस्सा भी वाजिब है और ये सवाल भी वाजिब है कि कितने अंदर तक सिस्टम में ये नकल माफिया घुसे हुए हैं जिसका फायदा उठाया जाता है। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में नकल का भंडाफोड़ हुआ तो महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक का बिहार कनेक्शन सामने आ गया। मुंबई पुलिस ने पेपर लीक कराने के आरोप में पटना के राजीव शाह और आकाश कुमार के अलावा हरियाणा के धीरज सिंह को अरेस्ट किया है। इस केस में बिहार के ही एक शख्स विजेंद्र गुप्ता और सोनीपत के कपिल दहिया की तलाश है। विजेंद्र गुप्ता बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। उसे इस पेपर लीक नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच में पता चला है कि विजेंद्र गुप्ता का नाम इससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा नीट यूजी 2024 और ओडिशा एसएससी जेई पेपर लीक में भी आ चुका है। जो राष्ट्रवादी सोच का है वो हमारा है, जो विध्वंसक सोच का होगा उसकी मारीच और सुबाहु की तरह दुर्गति सुनिश्चित है। ये बात आज योगी आदित्यनाथ ने कही। राम मंदिर दान चोरी केस की आड़ में छिपकर सियासी रोटियां सेकने वाले अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी को योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। योगी ने साफ साफ कह दिया है कि अब बाबर का राज नहीं, अब राम राज ही चलेगा। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव राम भक्तों को धोखा दे रहे हैं, राम मंदिर दान चोरी मामले को हथियार बनाकर लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। योगी ने अखिलेश पर बड़ा हमला करते हुए यह भी कहा कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंक्चर हो चुकी है। योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सोच को बाबरी सोच और विध्वंसक सोच करार दिया और एक बार फिर ये कह दिया है कि जो जन आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से एक्शन होगा। और योगी के इस एक्शन का असर दिखने लगा है। राम मंदिर दान चोरी केस में बड़ी मछलियों पर गाज गिरनी तय है। अगला नंबर किसका है, रिपोर्ट में देखिए। योगी ने क्यों कहा समाजवादी पार्टी वालों, कांग्रेस वालों, बेशर्मी के साथ डूब मरो? योगी ने क्यों कहा अखिलेश राम भक्तों को धोखा देना चाहते हैं? योगी क्यों बोले अखिलेश राम मंदिर दान चोरी के पीछे छिपकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? योगी ने क्यों कहा समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी की सोच है, विध्वंसक सोच है? राम मंदिर दान चोरी केस में सियासी मुनाफा ढूंढ रहे विरोधियों को योगी ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है। योगी ने ठान लिया है कि न राम मंदिर का एक भी गुनहगार बचेगा, ना ही समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार
और हिडन एजेंडा ही कामयाब हो पाएगा। अखिलेश 23 दिन से लगातार बार बार राम मंदिर दान चोरी केस को योगी के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी मछली को छोड़ दिया, छोटी मछली को पकड़ लिया। अखिलेश ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या सच में ऐसा ही है या फिर कहानी कुछ और ही है जो अखिलेश जानबूझकर बता नहीं रहे हैं, सिर्फ योगी को बदनाम करने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। अखिलेश राम मंदिर दान चोरी केस को 2027 के लिए अपने सियासी विजन के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन अखिलेश की राह में योगी हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से फैलाए जा रहे हर एजेंडे को पंक्चर करते जा रहे हैं। हर चोर को, हर माफिया को, हर उपद्रवी को साफ साफ मैसेज देते जा रहे हैं कि योगी राज में कोई नहीं बचेगा। हर चोर का इलाज होगा, प्रॉपर इलाज होगा। ना छोटे से छोटा चोर बचेगा, ना बड़े से बड़ा चोर ही बच पाएगा, और सियासी रोटी सेंकने वाले अखिलेश को भी करारा जवाब मिलेगा। नहीं तो इस साइकिल तो दंगा का प्रतीक है, कर्फ्यू का प्रतीक है, लूटपाट का प्रतीक है। आप देखो कहीं भी जहां इनको मौका मिला था, इन्होंने अराजकता के सिवाय, उपद्रव के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज धोखे में रख करके फिर ये लोग राम भक्तों को धोखा देना चाहते हैं। वर्तमान के वक्तव्यों को देख करके तो लगता है समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ सद्बुद्धि आई है क्या, या धोखे दे रहे हैं, धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार बन गई तो अयोध्या को चमकाएंगे। अरे अयोध्या को तो डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चमका चुकी है, वहां आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस सद्बुद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अंततः अयोध्या को स्वीकारा है, और ये हमारी वैचारिक विजय है। राम मंदिर दान चोरी केस में अब सबसे बड़े एक्शन की तैयारी। जून खत्म, जुलाई चंपत 11 पर बहुत भारी, टोटल 11 किरदार, 8 चोर पकड़े जा चुके हैं। 8 को आज 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस ने अभी इनकी रिमांड नहीं मांगी है, लेकिन अब बारी है 3 बड़े नामों की। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 72 घंटे के भीतर अयोध्या छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है, और यह अल्टीमेटम फैजाबाद बार एसोसिएशन ने दिया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने राम मंदिर में दान चोरी के आरोपियों की पैरवी करने से मना कर दिया है। वार्न किया है कि जो भी वकील आरोपियों की पैरवी करेगा उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, लाइसेंस भी रद्द होगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए, और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या बार एसोसिएशन की तरफ से उन पर कोई फैसला लिया गया? बार एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि दे आर नॉट गिल्टी, गिल्टी पर्सन इज, ये पकड़ से बाहर हैं, और इन पर एफआईआर होनी चाहिए। जो लोग पहले से दोषी हैं, जिनके ये लोग नुमाइंदे केवल दाखिल किए गए हैं, जो जेलों में पहुंच गए हैं, बड़े लोग सब बाहर हैं, जिसमें 3 लोगों का नाम लिया गया, चंपक राय, चंपक राय
और गोपाल राव और अनिल मिश्रा। लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम जांच होनी चाहिए, फ्रॉम इनिशियल स्टेज। उसके जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से शुरू होता है, ये वहां से जांच होनी चाहिए, तब सारी चीजें क्लियर होगी। यानी इतना तो तय है कि इस बार कोई बच नहीं पाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। बड़ी से बड़ी मछली को भी बख्शा नहीं जाएगा और 8 आरोपियों के अलावा बाकी बचे छोटे से छोटे प्यादों को भी धर दबोचा जाएगा। पुलिस की रेडार पर सिर्फ चंपत राय 11 नहीं है, कम से कम 70 से 80 लोग जांच के दायरे में हैं। सबको नोटिस भेज दिया गया है। चंपत राय का बयान दर्ज हो चुका है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। राम मंदिर दान चोरी का मामला जितना दिख रहा है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अब मामला सिर्फ दान चोरी का नहीं रह गया है। मामला दान चोरी की रकम से अकूत संपत्ति का साम्राज्य खड़ा करने तक पहुंच गया है। बड़े बड़े नामों के एक्सपोज होने का अंदेशा है। यानी अब गिरफ्तार आरोपी, ट्रस्ट और इस मामले से जुड़े लोगों के बैंक खाते और लॉकर्स भी खोले जाएंगे। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक सहित करीब 6 बैंकों को नोटिस भेज दिया गया है। 15,000 की सैलरी कमाने वाले आरोपी अनुकल्प मिश्रा के पास 65 लाख का घर कहां से आया? नया फार्म हाउस, नई स्कॉर्पियो की बुकिंग। क्या अनुकल्प मिश्रा ने ये सब चढ़ावा चोरी वाली रकम से खरीदा? 20,000 रुपए महीने की कमाई करने वाले लवकुश मिश्रा ने करोड़ों की संपत्ति कैसे खड़ी की? 1,000 स्क्वायर फुट जमीन पर 3 मंजिला आलीशान मकान कैसे खड़ा कर लिया? क्या लवकुश मिश्रा ने भी चंदा चोरी की रकम से ही अकूत संपत्ति खड़ी की? वो चेहरे जिनके माथे पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का कलंक लगा है और जिनकी कमाई ढेला भर है, उनके घर से खजाना कैसे मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों ने अपने फोन से व्हाट्सएप चैट्स क्यों डिलीट कर दी? उन चैट्स में ऐसा क्या था जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस को योगी का ऑर्डर क्लियर है। इस पूरे मामले की तह तक जाओ, जो कोई भी जहां कहीं भी छिपा हो, सबको घसीट कर जेल पहुंचाओ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण त्रेता युग के याद को फिर से स्मरण करा देता है। जो अपमानित करती है अपनी विरासत को, वह दुर्गति को प्राप्त की करती है, और 17 के पहले वही दुर्गति थी। बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज ही चलेगा। ये समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी सोच है। ये बाबरी सोच विध्वंसक सोच होती है। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है, यही बाबरी सोच है। जो राष्ट्रवादी सोच का होगा वो हमारा होगा, और जो विध्वंसक सोच का होगा, मारीच और सुबाओ की तरह उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और उसी के लिए हमने जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई है। और अब इस पूरे केस में नए नए खुलासे होने लगे हैं। एक खुलासा 5 जून के इस CCTV फुटेज से हुआ है, जिसमें पुलिस वालों के साथ दिख रहा शख्स राम मंदिर चोरी केस के आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला है। 24 सेकंड का CCTV फुटेज 5 जून 2026 की रात 8:13 का है। फुटेज में पुलिसकर्मी और बैंक कर्मचारी अविनाश शुक्ला को हिरासत में लेकर सफेद रंग की कार की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अविनाश के हाथ में एक काला बैग भी नजर आता है। सूत्रों का दावा है कि इसी बैग में बरामद नकदी रखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक मंदिर से चढ़ावे में कथित चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अविनाश शुक्ला के पास से करीब 5 लाख रुपए बरामद किए थे। CCTV फुटेज में साफ दिखाई देता है कि पुलिस आरोपी को पकड़कर सफेद गाड़ी में बैठा रही है, जबकि उसके हाथ में काला बैग मौजूद है। जिस रफ्तार से तफ्तीश आगे बढ़ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि मामला सिर्फ कुछ लाख रुपयों का नहीं, करोड़ों का है। आरोपियों के घर छापेमारी में पुलिस को कैश, गहने, रजिस्ट्री एग्रीमेंट, बैंक की पासबुक, ज्वेलरी के बिल बड़े मात्रा में बरामद हुए हैं। कई आरोपियों की नई संपत्तियों का भी पता चला है। आरोपियों ने कई संपत्तियां अपने परिवार के लोगों के नाम से ही ली हुई हैं। एक आरोपी अनुकल्प मिश्रा के नाम पर 65 लाख रुपए का मकान, पैतृक गांव में नया फार्म हाउस, 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की मोटरसाइकिल और महिंद्रा स्कॉर्पियो की बुकिंग जैसी जानकारियों ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींच लिया है।
अनुकल्प मिश्रा ने गिरफ्तारी से कुछ समय पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। अनुकल्प ने इसी साल अप्रैल में अपने गांव में 7 दिनों तक चलने वाला एक भव्य धार्मिक आयोजन भी किया था, जिसमें कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई थी। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को यह भी बताया है कि पिछले कुछ सालों में अनुकल्प मिश्रा के परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ था। सेम टू सेम यही पैटर्न लवकुश मिश्रा के केस में भी दिखा है। आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम से खरीदी गई करीब 1000 वर्ग फीट जमीन और उस पर बन रहे 3 मंजिला आलीशान मकान का खुलासा हुआ है। ये उसी 3 मंजिला मकान की तस्वीरें हैं। लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम अक्टूबर 2025 में अयोध्या के शहादतगंज इलाके में जयपुरिया स्कूल के पीछे करीब 1000 वर्ग फीट जमीन खरीदी थी। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जमीन की रजिस्ट्री अक्टूबर 2025 में हुई थी। इन 3 मंजिला मकान पर लवकुश मिश्रा करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था। एक फ्लोर की फिनिशिंग पर लगभग 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में 3 मंजिला मकान पर करीब 80 से 90 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। जमीन की कीमत जोड़ने पर कुल निवेश करीब 1.5 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इतनी कम सैलरी वाले लड़कों ने किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दिया था, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लवकुश मिश्रा जो कि अनुकल्प का रिश्तेदार है। लवकुश मिश्रा ने 2025 अक्टूबर में शहादतगंज इलाका है अयोध्या का, वहां पर 1000 स्क्वायर फीट की जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया के नाम खरीदी थी। शहादतगंज के अंदर ये मकान आप देख रहे हैं, ये नया मकान बन रहा है। 1000 स्क्वायर फुट ये जगह है। 2 मंजिला मकान लगभग बनकर तैयार करा दिया गया था। इसकी फिनिशिंग का काम चलना था और ऊपर भी आप देखेंगे तो सरिये निकले हुए हैं। सबसे ऊपर एक और फ्लोर बनाने की तैयारी हो रही थी। 1000 स्क्वायर फीट लवकुश जो है उसकी 16-17 हजार रुपए सैलरी थी, जो कि आउटसोर्स के तौर पर काम करता था नोट गिनने में। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतना पैसा लवकुश के पास कहां से आ गया। ये मकान जमीन जिसने खरीदी होगी जैसे लवकुश मिश्रा ने, तो कितने की खरीदी होगी? 20-22 लाख के आसपास रही होगी। 20-22 लाख। जी जी। और कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर कब से चल रहा है? 3 महीने लगभग चल रहा है। हाँ, लगातार चल रहा था। कल भी काम चल रहा था। कल भी काम चल रहा जी जी। तो अब फिलहाल काम बंद है या अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है? अभी आज तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। जी जी। तो लवकुश मिश्रा आता था यहाँ पर? जब से गिरफ्तारी हुई तब से नहीं आए, उसके पहले कंटिन्यू डेली आते थे। कंटिन्यू? जी जी। हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि 20-22 हजार की सैलरी वाले आदमी के पास आखिरकार इतना पैसा कैसे आ गया। ये स्टार्टिंग देखिए, बड़ी पार्किंग का स्पेस, और यहां पर आप देखिए ये एक कमरा यहां पर बनाया जा रहा था। इस तरीके से यहां पर बीच में कितना बड़ा ये हॉल का एरिया है और ओपन किचन यहां पर बनाई जा रही थी। ये देखिए किचन की यहां स्लिप पड़ी हुई है, ओपन किचन यहां पर बनाई जा रही थी। उसके बाद एक और यहां पर कमरा है, कमरा एक और यहां पर बनाया गया है, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उस ग्राउंड फ्लोर पर ही 3 से 4 कमरे, बड़ी आलीशान ओपन किचन यहां पर बनाने का प्लान। और इधर आप देखिए लिफ्ट की जगह दी हुई है, लिफ्ट की जगह यहां पर दी हुई है। एक और कमरा यहां पर है और नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर, यानी कि जो ये मकान बनाया जा रहा है अभी, जैसा कि आपने देखा कि इतनी बड़ी ओपन किचन की यहां पर तैयारी थी, तो कितना पैसा 20-25 लाख रुपए की जमीन खरीदने में और उसके बाद कंस्ट्रक्शन। अब हम आपको लेकर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर भी ये आप देखिए ऊपर भी एक ओपन एरिया यहां पर छोड़ा हुआ है और ओपन एरिया के साथ ही यहां पर भी ये कमरा नंबर 1 है। एक कमरे के अंदर एक और कमरा, ये कमरा नंबर 2 और एक और कमरा, कमरा नंबर 3। 3 कमरे फर्स्ट फ्लोर पर बनाकर तैयार हैं, जिसमें फिनिशिंग का काम चल रहा था। लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम, सुप्रिया के नाम ये, और एक ये कमरा है। 4 कमरे यहां पर बनाए गए थे और इधर भी आप देखिए कितना स्पेस यहां पर बनाया हुआ है। कमरे के अंदर एक और कमरा। कंस्ट्रक्शन इस तरीके का है कि पूरी भूल भुलैया है। बाहर से 3 से 4 कमरे देखने को मिलेंगे, लेकिन अंदर एक और कमरा यहां पर बनाया गया है। तो सवाल लवकुश मिश्रा जो कि अनुकल्प मिश्रा का रिश्तेदार है, ये देखिए 2 फ्लोर बनके
ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बनाकर तैयार, और ऊपर भी इधर चाहूंगा मेरे सहयोगी अमित ठाकुर आपको दिखाएं, क्योंकि अभी यहां पर काम चल रहा था। इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि पानी यहां पर भरा हुआ है छत पर, और भी सरिये ऊपर निकले हुए हैं। इन सरियों का मतलब है कि एक फ्लोर और ऊपर बनाने की तैयारी। 25 लाख के आसपास की 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई, और 3 फ्लोर का अगर आप कंस्ट्रक्शन का खर्चे का हिसाब लगाएंगे तो फिनिशिंग तक एक फ्लोर पर 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं। तो सेकंड और थर्ड फ्लोर लगभग 50-60 लाख रुपए इस मकान को पूरी तरीके से तैयार करने में लगते हैं। मामले की गहराई से जांच कर रही यूपी पुलिस अब इस मामले में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की भी जांच कर रही है। राम मंदिर दान चोरी केस में बैंक के 2 कर्मचारी रत्नेश और गगनदीप भी जांच के दायरे में हैं। ये दोनों बैंक के पेरोल पर थे। इनके अंडर में 6 आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे। सुभाष और टिन्नू को छोड़कर जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी स्टाफ ही हैं। यानी लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और करुणेश पांडे, इन सारे 6 आरोपियों का काम था दान की काउंटिंग करना और उसे सुरक्षित एसबीआई बैंक तक पहुंचाना। जांच एजेंसियों को शक है कि मंदिर के दान पात्रों से पैसे गायब करने और पैसों के लेन देन के खेल में बैंक के अंदरूनी कर्मचारियों की भी भूमिका हो सकती है। इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 3 महीने पहले ही मंदिर ट्रस्ट से उन कर्मचारियों को हटाने के लिए कहा था जो दान के पैसों की गिनती के काम पर लगे हुए थे। बैंक को पहले ही कुछ गड़बड़ियों का अंदेशा होने लगा था, जिसके बाद मैनेजमेंट ने उन कर्मचारियों को वहां से हटाने की मांग की थी। एसआईटी की शुरुआती जांच में मंदिर प्रशासन और पैसे गिनने की व्यवस्था में बेहद गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं। साल 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई के बीच हुई एक बैठक में नियम तय हुए थे कि पैसे गिनने वाले स्टाफ के कपड़ों में कोई जेब नहीं होगी। उनके आने जाने पर सुरक्षा गार्ड द्वारा चेकिंग की जाएगी, लेकिन असल में इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। सबसे गंभीर बात यह है कि जहां पैसे गिने जाते थे वहां की सीसीटीवी फुटेज को नियम के मुताबिक 180 दिनों तक सुरक्षित रखना था, लेकिन उसे केवल 45 दिनों में ही डिलीट या हटा दिया जाता था। आज जितने भी बैंक हैं वहां पर पुलिस की टीम सादे कपड़ों में पहुंचकर नोटिस देकर गई है। जो एसबीआई बैंक है, राम लला मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके अकाउंट्स हैं इस एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक के 2 एम्प्लॉई रत्नेश और गगनदीप जो कि बैंक के पेरोल पर है, कैशियर के तौर पर ये राम मंदिर के अंदर काम कर रहे थे। इनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, क्योंकि जो 6 लोग जो आउटसोर्स कैशियर थे, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, अविनाश शुक्ला, करुणेश, रमाशंकर जो है, ये सभी इन्हीं दोनों बैंक के एम्प्लॉय के अंडर में काम करते थे और साथ में नोट गिनने का काम करते थे। आज सादे कपड़ों में चौकी के, जो कि यहाँ की चौकी है, वहाँ के 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे और बैंक को एक नोटिस ये देकर गए हैं कि ट्रस्ट से जुड़े जो भी बैंक खाते हैं, जो जितने आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं, उनके जितने बैंक खाते हैं, उनकी डिटेल्स पुलिस को सौंपी जाए। न केवल ये एसबीआई बैंक जो कि प्रमुख है, क्योंकि गिनती करने के अंदर इस एसबीआई बैंक के कर्मचारी लगे होते हैं, इसके अलावा पास में ही जो और भी बैंक हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां जहां पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के खाते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए आज पुलिस की टीम ने सादे कपड़ों में सभी बैंकों के अंदर नोटिस दिए हैं। यानी पुलिस अब सारे डॉट्स कनेक्ट कर रही है। छोटी मछलियों के साथ साथ बड़ी मछलियों पर भी शिकंजा कसती जा रही है। अभी 8 आरोपियों को जेल भेजा गया है। आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ट्रस्ट से जुड़े बड़े चेहरों पर भी गाज गिर सकती है।